हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना घर जॉब चैनल पे और अपना पॉडकास्ट सीरीज में। तो आज का जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल रहने वाला है गेट एस्पिरेंट के लिए, और जो भी मतलब गेट एग्जाम देना चाहते हैं, जिनका स्कोर नहीं आया है, जिनका रैंक नहीं आया है, फिर भी क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो आपको कोई नहीं बताएगा और अब तक किसी ने भी यूट्यूब पे ये चीज नहीं बताई है। तो बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स आज आपको मिलने वाले हैं। तो आज जो अपने गेस्ट है वो है नयेंदु विश्वास, जिनके लेक्चर आप देख रहे होंगे, खासकर जो हमने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो वो जो एपिसोड्स है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो आज का एपिसोड वो होल्ड पे रखेंगे, नेक्स्ट संडे फिर से एपिसोड कंटिन्यू हो गए। आज जो है ये पॉडकास्ट रहने वाला है जिधर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बहुत ज्यादा चीजें आप सीखोगे। तो नयेंदु विश्वास के बारे में, लास्ट टाइम जो है वो इंटेल में काम कर रहे थे, लगभग 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। और अभी जो है जस्ट रिसेंटली 1-2 महीने पहले वो कैडेंस में है, एज ए सीनियर एनालॉग डिजाइनर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें, इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें जो है हमें जानने को मिलेगी कि क्या असल में चल रहा है वीएलएसआई इंडस्ट्री में, और बहुत सारी चीजें उसमें होने वाली है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी विल स्टार्ट अवर पॉडकास्ट। तो आपको क्या करना है, एंजॉय करना है, जस्ट फ्री माइंड से पॉडकास्ट देखिए। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने चैनल पे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं नयेंदु विश्वास, जो अभी गाइडेंस में फिलहाल काम कर रहे हैं। तो नयेंदु, हाउ आर यू? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आप बिल्कुल। अपना इंट्रोडक्शन दो अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको पता चले कि फिलहाल आप क्या कर रहे हो। मैं अभी फिलहाल लीड डिजाइन इंजीनियर हूँ केडेंस में। मैं उसके पहले 2.5 साल मैंने इंटेल में काम किया था एज अ एनालॉग डिजाइन इंजीनियर। उसके पहले मैं आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया था। तो आज इसी के बारे में स्टोरी होगा कि आईआईटी खड़गपुर और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद ही मैं आईआईटी खड़गपुर में जा पाया था। और आईआईटी खड़गपुर में जाने के लिए मैंने गेट एग्जाम दिया था। तो गेट एग्जाम देने के बाद जब आईआईटी खड़गपुर में गया, उसके बाद मेरा लाइफ कैसे चेंज हो गया। क्योंकि जब मैंने गेट दिया था, जिस टाइम पे मैंने गेट एग्जाम को राइट किया था, उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। बस मेरे पास नॉलेज था, बट मेरे पास और कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जब गेट क्रैक हो गया, जब मैं आईआईटी खड़गपुर चला गया, जब मैं वहां पे, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। मेहनत तो हर जगह पे आपको करना पड़ा है, लेकिन उसके बाद मेरा लाइफ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगा। तो ये सबसे बड़ा जो चेंज हुआ था। और मेरा लाइफ का जो इंट्रोडक्शन है वो ये यही है कि फ्रॉम नथिंग आफ्टर, मैं जब बीटेक पास आउट कर गया था, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे जॉब वॉब कुछ नहीं थे। तो इसीलिए मुझे ये गेट एग्जाम देना पड़ा था उस टाइम पे, ताकि मुझे कुछ अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, तो अभी व्यूअर्स के लिए, आपने बीटेक जो है किस कॉलेज से किया था? मैंने बीटेक एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से किया था, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अंडर में था कॉलेज, वो था नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ से मैंने बीटेक किया था। और वो मैंने 2015 में वो मैं पास आउट हो गया था। उसके बाद मैंने 5 बार गेट दिया था। मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारा था। मैंने हर बार अटेम्प्ट किया था और मेरा रैंक हर बार इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जो मेरा ऑब्स्टेकल था, ऑब्स्टेकल मेरा यही था कि मुझे अपने घर के लिए भी, क्योंकि मेरा खुद का पेरेंट है, मम्मी है, तो उसके लिए ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए मुझे एक्चुअली प्राइवेट ट्यूशन भी देना पड़ रहा था। तो इसीलिए मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता था खुद को प्रिपेयर करने के लिए, खुद का जो कंसेप्ट है उसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, क्योंकि गेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट कितना है और आप कितना प्रैक्टिस किए हो। तो वो जो उतना टाइम जो नहीं मिला था, तो चलो उस, बट मैंने कभी भी हार नहीं माना था और मैंने हर साल वो एग्जाम देता रहा। मैंने उसके बीच में इसरो का भी एग्जाम दिया और भी बहुत सारा एग्जाम्स दिया था। लेकिन हर जगह पे मेरा आहिस्ता, स्लोली 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 एंड स्टेडीली मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा था, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ रैंक। तो मेरा हर बार थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट हो रहा था और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ कि ठीक है, तो अभी जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ तो 2015 और 20 आपने बोला 5 साल आपने गेट दिया, बहुत ही नहीं, लंबा टू एक्सपीरियंस थाउजेंड में। टू थाउजेंड हाँ, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन 5 साल। 19 5 साल, 19 हाँ। तक। अच्छा, तो मतलब कैसे मोटिवेट रहे, क्योंकि आजकल जो पब्लिक है 1 साल दिया, 2 साल दिया, फिर क्विट कर देते हैं। तो आपको लगा नहीं कि क्विट कर देते हैं, ऐसा कुछ आया नहीं? या और मतलब बाकी पीएसयू के एग्जाम रहते हैं उधर शिफ्ट करते हैं, या जूनियर इंजीनियर के एग्जाम रहते हैं उधर शिफ्ट करते हैं, या सिर्फ आप मतलब गेट पे ही फोकस थे पूरा? नहीं, मेरा मेरा पैशन था आईसी फैब्रिकेशन में या डिजाइनिंग में। मेरा ये पैशन था, इसीलिए मैं स्टिक करके गया था। और मेरा हर साल ही आहिस्ता आहिस्ता करके रैंक कम होता जा रहा था, क्योंकि मेरा हर साल इंप्रूवमेंट होता जा रहा था।
तो थोड़ा यही थोड़ा चीज करके आपको हो रहा मोटिवेट था। कर रही थी कि रैंक हाँ। इंप्रूवमेंट हो रहा है। और उसके बाद मैंने जब अपना जो भी मेरे साथ रहते थे, जो भी दोस्त रहते थे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो भी दोस्त लोग रहते थे तो उनका भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता था, या बहुत उनको भी मैं गाइड कर देता था। लेकिन ये क्या होता था कि मेरे पास नॉलेज तो था, लेकिन जब मैं फाइनली एग्जाम लिखने जाता था तो तब हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होता था। तो मैं हर बार कोशिश करता था जो जो गड़बड़ मेरा पिछली बार हुआ था वो गड़बड़ इस बार ना करूं। और मैंने अपना फैमिली से भी थोड़ा बात किया था कि ये मुझे करने दीजिए, मैं आज नहीं तो कल क्रैक कर लूंगा। यस, और फैमिली अगर सपोर्ट आप बहुत एमटेक, इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। और उसके बाद जब मैं बहुत क्लोज चला गया था 2018 के बाद, मैं बहुत क्लोज था, तब मैंने फैमिली को बोला था कि मैं कुछ ना कुछ, अगर मेरा मतलब मैं अगर आईआईटी चला गया तो ये जो इतना साल का जो गैप है करेक्ट करेक्ट। वो आप रिकवर कर सकते हो। वो आप रिकवर कर सकते हो आईआईटी में जाके, अगर आप बहुत अच्छे से डिजाइनिंग या आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आपका इतना साल का गैप क्यों है, लेकिन फिर भी अगर आपने सोच लो, आपको जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अगर आपने सही तरह से आंसर कर दिया तो आप ये मान लो कि आपका इंटरव्यू वहीं पे क्रैक हो जाएगा, जो आईआईटी में जो कैंपसिंग होता है। उसके लिए आपको जो जो सेमेस्टर्स है, क्योंकि 2 सेमेस्टर के बाद ही, 2 सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर के एंड में ही आपका कैंपसिंग में इंटरव्यू होगा। तो उसमें आपका क्या होगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं एक चीज बता सकता हूँ। और एक चीज था कि मैंने फैमिली को ये बोला था कि आज नहीं तो कल मैं क्रैक करूंगा। अगर इनकेस मान लो कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो भी मेरा जो ट्यूशंस में करता था, मैं पूरा फैमिली को चला सकता था। अच्छा, जो मतलब मैं बैकअप ट्यूशंस प्लान भी करता था, और आपने मेरा बना लिया रेपुटेशन। था कि बैकअप हाँ, आपके पास था, बैकअप ऐसा नहीं प्लान। कि जस्ट उस पर बैकअप। फोकस किया। हाँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाता था वो बच्चे लोगों को पसंद आता था। मैं 8 9 10, ये तीन अच्छा। क्लासेस को ही मैं पढ़ाता था। तो ये तीन क्लासेस को बहुत अच्छा लग गया था मेरा पढ़ाई। तो इसीलिए क्या था ना कि कोई मेरे को छोड़ना नहीं चाहता था, कोई भी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट मेरे साथ कंटिन्यू करना कर रहा था। और ऐसा भी है, जो स्टूडेंट उस टाइम पे 2016 17 18, मैं आज प्राउडली बोल सकता हूँ, जो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ उस टाइम पे था ट्यूशन में, वो आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में है। चाहे वो कोई आज बीटेक कर रहा है या कोई आज कुछ और कर रहा है, लेकिन सब मेरे साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ऐसा बात था कि मेरा एक ट्यूशन में मेरा एक फ्यूचर भी था। लेकिन मेरा जो मेन गोल था वो था मैं कि एक दिन अच्छा सा डिजाइनर बनूंगा। पहले मेरा था कि यार चलो वीएलएसआई में जाएंगे, डिजिटल डिजाइनिंग करेंगे। लेकिन जब मैंने एमटेक ज्वाइन किया उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे एनालॉग डिजाइन इंजीनियर ही बनना है। उसके बाद काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि अगर आप एनालॉग डिजाइन डोमेन में जा रहे हो तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक कि आप थ्योरी पढ़ के चले जाओगे। थ्योरी के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जो सिमुलेशंस होता है कंप्यूटर्स में, जो सीएडी टूल्स होता है, कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिजाइन है, सीएडी टूल्स, कैड टूल्स जो होता है, केडेंस का ही टूल्स है। तो वो केडेंस का, सिनॉप्सिस का टूल्स है। उसमें आपको बहुत ही अच्छे से वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भी आप सर्किट बना रहे हो कि वो सर्किट आपका रियल टाइम में कैसे चलेगा। वो अगर आप करोगे, उसके साथ जो थ्योरी है वो भी अच्छे से करोगे, तो आपको कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो, ठीक है, अभी हम आते हैं कि जैसे आपका एडमिशन हो गया आईआईटी खड़गपुर में। तो जैसे अभी नए हम जाते हैं एक हम्म। प्राइवेट कॉलेज से, तो बहुत ज्यादा उधर अलग चीजें हमें लगती है। जो अपने साथ वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट या मतलब अपने से ऊपर होते हैं। तो कैसे फिर इस फील्ड को आपने टैकल किया? नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप टैलेंटेड हो और अगर आप मेहनत कर रहे हो, कोई ऐसा, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई ईगो इशू या कुछ, कोई मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। आपके साथ अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप ऐसा हो कि आप कोई चीज बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे क्लास को पढ़ा रहे हो ग्रुप स्टडी में। ऐसा भी हो सकता है। हम्म। लोग आपके पास खुद ही आएगा। आप कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप कितना टैलेंटेड हो वो मैटर करता है। ऐसा भी हो सकता है जो क्लास का जो बेस्ट स्टूडेंट निकलेगा वो एक प्राइवेट कॉलेज से हो। आप अगर ऐसा देखोगे तो प्राइवेट कॉलेज मतलब वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी, या बिट्स मिश्रा, ये भी तो प्राइवेट कॉलेज ही है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और मेरा जो प्राइवेट कॉलेज है वहां से भी पहले साल में भी बहुत लोगों ने गेट निकाल लिया था। मेरा नहीं हुआ था, लेकिन बहुत लोगों ने गेट निकाल लिया था। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये कोई मतलब दिस डजंट मैटर कि आप कहाँ से आए हो, ये कहाँ से। इफ यू आर रियली गुड एंड इफ यू आर रियली हार्ड वर्किंग, यू विल बी रिकॉग्नाइज। अगर आप मतलब किसी को समझा सकते हो तो लोग आपके पास आएगा। और अगर आपको जानने का बहुत शौक है तो आप किसी के पास अगर जाओगे तो वो आपको बताएगा
कि क्या 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 करना है, या वो आपको समझा भी देगा। ठीक है। तो अभी जैसे आपने मेंशन किया कि दो तरह के डोमेन है, एक तो एनालॉग डिजाइन है और डिजिटल डिजाइन है, तो क्या बेसिक डिफरेंस बता सकते हो इसमें क्या होगा, ताकि जो आगे अभी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे एमटेक में तो उनको आसानी होगी कि किस तरफ वो जा सकते हैं। देखो, आप अगर एनालॉग लो या डिजिटल लो, आपको सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही कवर अप होगा। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर है और जो सेकंड सेमेस्टर है, उसमें आपका ऑलमोस्ट सेम कवर होगा सब्जेक्ट्स। आपको एनालॉग वीएलएसआई पढ़ना ही पड़ेगा, आपको डिजिटल वीएलएसआई पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो उसके बाद स्टूडेंट खुद ही डिसाइड कर सकता है कि स्टूडेंट कौन सा डोमेन में जाना चाहता है। ठीक है, मेरा ऐसा था कि मुझे एनालॉग में ज्यादा इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड था मैं। और जो डिजिटल डोमेन है, उसके बारे में तो मेरा कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जितना मैं समझ सकता हूँ कि दैट विल बी मोर ऑफ लाइक अ सिस्टम वेरिलॉग, एक प्रोग्रामिंग होता है। सिस्टम वेरिलॉग का कोडिंग के ऊपर ही, या आरटीएल कोडिंग, उसके ऊपर ही उनका मैक्सिमम काम होता है। कि जो एनालॉग डोमेन है, वहां पे आपको ऐसा होगा कि आपको कुछ स्पेक दिया जाएगा, वो स्पेक के हिसाब से आपको कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। और आपका जो ट्रांजिस्टर्स होगा, ट्रांजिस्टर्स काउंट होगा, वो कुछ ज्यादा भी नहीं होगा। मतलब दिखेगा कि बहुत सारा ट्रांजिस्टर्स है, बट उसमें एक इन्वर्टर है, उसमें एक बफर है, और एक में जस्ट दिखाएगा कि पास गेट है। बट अगर आप पूरा को उसको एकदम सिंप्लीफाई करोगे, तो आप देखोगे कि मतलब कुछ 10-12 ट्रांजिस्टर ही है, पीमॉस या एनमॉस मिला के, या फिनफेट हो सकता है। तो उतना ही सर्किट्स होता है वो एनालॉग में। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको क्या बोलते हो, हर एक ट्रांजिस्टर का डब्ल्यू एल मतलब विड्थ लेंथ, उसको ठीक ठाक करके आपको वो डिजाइनिंग करके आपको वो स्पेक मीट करना पड़ेगा। डिजिटल में आपका क्या हो सकता है, डिजिटल में सोच लो आपका कोई फ्लिप फ्लॉप है या बहुत सारा कॉम्बिनेशनल ब्लॉक्स है। वहां पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट दिया गया है, वो रिक्वायरमेंट आपको मीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई लॉजिकल कुछ बनाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम वेरिलॉग अगर हम लोग राइट करते हैं तो मतलब वैसा हम लोग कोई भी एक फंक्शनैलिटी को रियलाइज कर सकते हैं थ्रू सिस्टम वेरिलॉग। तो दैट इज अ डिजिटल। डिजिटल में थोड़ा आपका जीरोस एंड वंस में ही खेल होता है। लेकिन एनालॉग में क्या होता है ना, ये जीरोस एंड वंस के बीच में जो ट्रांजिएंट होता है, उसको लेके हमको खेलना पड़ता है। तो अभी आप इस इंडस्ट्री में हो, तो अगर कोई स्टूडेंट इस साल मतलब इन 2024 और 2024 एडमिशन ले रहा है तो किस तरफ ज्यादा ग्रोथ के चांसेस है, एनालॉग डोमेन में या डिजिटल डोमेन में, या मतलब दोनों ऐसा कुछ नहीं है? हम्म, नहीं, एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि डिजिटल डोमेन में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, एनालॉग में बहुत कम है, जितना मैं समझ सकता हूँ। और इंडिया में एनालॉग डिजाइनर्स बहुत ही कम है, बहुत कम है। ठीक है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर कोई आदमी, अगर इफ दे आर रियली इंटरेस्टेड, मतलब उसको पूरा जो 2 सेमेस्टर है, पहला जो 2 सेमेस्टर है, वो एकदम बहुत अच्छे से करना चाहिए। और उसमें से अगर कोई भी एक सर्किट अगर उसको पसंद आ गया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एनालॉग डिजिटल नहीं, उसको अगर डिवाइस भी पसंद आया, तो वो डिवाइस को लेके भी वो पढ़ाई कर सकता है। इट इज अप टू देम कि उसको क्या पसंद है। तो मैं यही मानता हूँ कि आपको जो जो पसंद है, जो डोमेन आपको पसंद है, वही डोमेन पे आपको जाना चाहिए। तो ये बात है कि पहले आप पढ़ाई ठीक से करो। और अगर आप मतलब थोड़ा सा मतलब ये कर सकते हो कि प्रोफेसर से थोड़ा बात करके कोई एक प्रोजेक्ट उठा लो, मतलब फर्स्ट ईयर में कोई एक प्रोजेक्ट उठा लो कि मुझे ये प्रोजेक्ट पसंद है। सोच लो कि मैंने किया था, तो मुझे सोच लो कि मुझे एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर करना है विद कॉमन मोड फीडबैक। तो मैंने अपना प्रोफेसर को जाके बोला, प्रोफेसर ने मेरे को टूल्स ऑर्गेनाइज कर दिया, हालांकि टूल्स हमारे पास ऑलरेडी था, तो हम लोगों ने वो डिजाइन किया। ठीक है, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, जब खड़गपुर में था, मेरा सिनेरियो कुछ और था कि हमारा ऑलमोस्ट और सब सर्किट से अंडर विभु दत्ता साहू, हमारा ऑलमोस्ट सब सर्किट से हम लोगों ने सिमुलेशन कर लिया था। ठीक है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोगों ने कर लिया था, मतलब इतना अच्छा हम लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप हो गया। तो मेरा यही बात है, कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट लो, कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट लो। और अगर आप फर्स्ट ईयर से करना चाहते हो, तब करना स्टार्ट कर दो, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट की बात है। लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है। और अगर पहले से ही अगर आपको कुछ अच्छा लग गया, तो आप उसको लेके आप फॉरवर्ड करो, प्रोफेसर विल हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर में आपको वही प्रोफेसर मिलेगा एज अ गाइड, बट दे विल ऑलवेज हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट। अभी आए दिन हम न्यूज़ देखते रहते हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर बूम होने वाला है और बहुत मतलब बड़ा जो है फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है सेमीकंडक्टर लेके, तो आप उस इंडस्ट्री में हो, तो क्या मतलब लगता है आपको? ना, जो आपका प्रेजेंट ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम लोगों का एक प्रोजेक्शन है कि 50% और इंक्रीज करेगा। मान लो कि अच्छा। अगर आपका अभी जो रेवेन्यू है, वो अगर एक्स है, तो विद इन सम ईयर से 2027 और 29, उसके अंदर में हम लोगों का ये जो रेवेन्यू है, ये 1.5x हो सकता है।
तो ये आपका बूम है। और इंडिया के बारे में नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑल ओवर द ओवरऑल, वर्ल्ड बोल रहा हूँ। और इधर हाँ। कंपटीशन भी अब बहुत कम है अभी, इंडिया अगर हम देखें। हाँ, इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता सब कंपनीज आ रहा है। जैसा कि जो जो टॉप मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स है, जैसा एएमडी है, माइक्रोन है, वो लोग आ रहे हैं। वो लोग अभी यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या अपना कंपनी खोलेंगे। मतलब ऑलरेडी उनका कंपनी है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो शायद एएमडी टीएसएमसी, आई थिंक एएमडी टीएसएमसी से सब कुछ मैन्युफैक्चर कर सकता है। लेकिन एएमडी और माइक्रोन आर गोइंग टू इन्वेस्ट ओवर देयर। तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक कंपनी इन्वेस्ट करेगा। और आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप जो कार का देखते हो, कार कार में तो ऑटोमोबाइल मतलब जो ऑटोमोटिव जो पार्ट्स होता है वो बहुत यूज होता है। हम्म। ऑटोमोटिव पार्ट वो तो सब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से ही तो बना हुआ है ना। करेक्ट। मतलब आपका जो ये है जीपीएस है या जो भी है, तो जो ऑटोमोटिव मतलब जो गाड़ी है या जो बाइक है, उसका तो डिमांड बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है ना। तो इसके लिए भी हम लोगों का ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद हमारा जो क्लाउड सर्विस है, क्लाउड सर्विस में भी बहुत ज्यादा डोमेन बढ़ेगा। और जो मैं अभी ऑटोमोटिव के बारे में बोला, उसमें सेंसर्स है, बहुत सारा छोटा छोटा चिप्स होता है, बहुत सारा चिप्स होता है। तो वो भी बनाने के लिए ह्यूज ह्यूज R&D भी आई थिंक इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो। तो आपका चलो कुछ लास्ट साल यूक्रेन रशिया की वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, मतलब थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था। लेकिन अभी शायद लग रहा है कि नहीं, फिर से वो ट्रैक ट्रैक में आ जाएगा। जैसा कि आपका सोच लो कि टेस्ला टेस्ला का जो कार होता है, वहां पे बहुत सारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज होता है। तो वो ही अगर मतलब अगर इंडिया में आ गया तो इंडिया में भी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर है। और मतलब हमारे इंडिया में अगर बहुत ज्यादा ऐसा R&D आएंगे तो हम लोगों का ही मतलब हम लोगों का भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एमटेक ही करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। मतलब मान लो कि आपने बीटेक किया, उसके बाद आप एक साल के लिए कहीं से भी चलो आप नोएडा जाओ या आप बैंगलोर जाओ, वहां पे जाके आप छोटा सा ट्रेनिंग कर लो। मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई कोई लोग लेआउट का छोटा छोटा ट्रेनिंग कर लेता है, एनालॉग लेआउट का। या अच्छा। सोच लो कि डिजिटल का, सोच लो कि फिजिकल डिजिटल में बाद में बोलता हूँ, फिजिकल डिजाइन का ट्रेनिंग कर लिया, राउटिंग कैसे करते हैं। या आप सोच लो कि डिजिटल के बारे में बात करो, डिजिटल में वेरीलॉग, यूवीएम, ये सब कुछ उन लोगों ने सीख लिया। सीखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कंपनी में, बहुत ही अच्छा अच्छा कंपनी में उन लोगों को जॉब मिल जाता मतलब एमटेक करने की नेसेसरी नहीं है। है। एम टेक करने का नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपका क्या होगा ना, आप जो एक साल का जो छोटा सा ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप लोअर ग्रेड में ही जाओगे। हम्म। एम टेक करने के बाद जो जो ग्रेड में आप जाओगे, आप बीटेक के बाद एक लोअर ग्रेड में जाओगे, उसके अंदर जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 3 साल होना चाहिए। 3 साल के बाद ही आप वो हायर ग्रेड में करना चाहते हो। लेकिन वो जो आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, मतलब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही आप ट्रेन होंगे वो 3 साल। एमटेक में क्या है, एमटेक इज अ वास्ट थिंग। एमटेक में आपको हर एक चीज मतलब मैक्सिमम थ्योरेटिकली होता है, लेकिन आप कर सकते हो। और उसमें भी जो आपको पसंद है उसमें आप प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा कर सकते हो। जैसा मैं जब खड़गपुर में था, हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा टूल्स था जो कॉलेज ने प्रोवाइड किया था। बहुत ही अच्छा अच्छा टूल्स था हमारे पास। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल कुछ कर पाए थे। तो ये वाला बात है कि आपको ऐसा नहीं है तो आप कर सकते हो। और मैं मुझे जो लगता है कि होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज से है, उन लोगों का तो हो ही जाएगा। उन लोगों का वो उन लोगों के पास नॉलेज होता है। वो लोगों का मैंने ऐसा भी देखा है कि उन लोगों के पास अच्छा अच्छा कंपनी जैसा टीआई हो, उन लोगों के कॉलेज में आता है, फोर्थ ईयर में आता है, उनको 2 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए लेके उनको पीपीओ दे देता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज का है, वहां पे तो ये जो कंपनीज है, वो अच्छा अच्छा जो कंपनीज है, वो थोड़ी ना मतलब आते हैं फॉर इंटर्नशिप। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक साल का एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लो। आप ऑनलाइन देखो, आप लिंक्डइन में देखो, आप लिंक्डइन में किसी से पूछो कि कैसे कैसे उन लोगों ने ट्रेनिंग किया। उसके बाद आप आगे बढ़ो, आप ट्रेनिंग कर लो। तो ये तो बहुत ही उससे अच्छी आपका बहुत ज्यादा इंसाइट फायदा आपने बताई। तो जिनका भी गेट है। स्कोर अभी कम आया है इस साल, तो एक और आपके पास रास्ता है, ऐसा नहीं कि मतलब एमटेक कंपलसरी करना है। तो बहुत ही अच्छा इंसाइट था ये अबाउट वीएलएसआई में आप कैसे एंटर कर सकते हम्म। हो विदाउट एमटेक। ठीक है, तो अभी हम और, आते हैं फिर से और इंटेल की तरफ। तो जैसे आपने बताया कि लगभग 2.5 साल आपने इंटेल में काम किया है, जो बहुत लोगों का ड्रीम कंपनी है। तो कैसा था उधर एटमोसफियर, कैसा था वर्क एटमोसफियर? इंटेल वाज अ ग्रेट वर्क प्लेस। मतलब मैंने इंटेल में भी काम किया हूँ,
और मैंने अभी कुछ ही महीना हुआ है मेरा केडेंस में। दोनों जगह ही मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटेल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज था। मतलब अभी तक तो मैंने जस्ट केडेंस में जस्ट एंटर हुआ हूँ तो इसीलिए मैं देखा नहीं। बट इंटेल में मतलब वर्क लाइफ बैलेंस सही था। हालांकि केडेंस में भी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ, दोनों जगह ही ऑलमोस्ट सेम है और बहुत ही अच्छा कंपनी होता है। अगर आप अच्छे से काम करोगे, टाइम टू टाइम काम करोगे, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस तभी मेंटेन हो। तो ये मैं बोल सकता हूँ। और जो मैनेजर्स होता है, मैंने देखा हूँ कि जितना बड़ा बड़ा कंपनी होता है उनका मैनेजर हमेशा अच्छा होता है। आपके ऊपर ऐसा नहीं कि प्रेशर देंगे कि ये मुझे इतना टाइम में करके दो। नहीं, आप कोशिश करो। आप कोशिश करो, आपका अगर कुछ स्पेक मीट नहीं हो रहा है तो आप रीडिजाइन करो। उसके बाद उसको फिर से चेकिंग करो, सब कुछ करो। उसके बाद आप ये करो, लेकिन उतना भी कोई मतलब आपको कोई ये नहीं देता। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो एमटेक के बारे में बोल रहा था, कि अगर आपने एमटेक नहीं कर पाया तो पहला ऑप्शन तो है कि आप कोई जगह से ट्रेनिंग कर सकते हो। और इस कोर्सेज के आप नाम क्या अगर रहते हैं एमएस के जो ट्रेनिंग करना है मुझे इसमें? नहीं आप नहीं आप देखो ना, फिजिकल डिजाइन ट्रेनिंग इन नोएडा, अच्छा, क्या फिजिकल ये ऑल ओवर ट्रेनिंग इन इंडिया है बैंगलोर। या मतलब दिल्ली में ही है? नहीं नहीं नहीं, बैंगलोर और नोएडा ही देखो ना आप। अच्छा। बैंगलोर और नोएडा ही देखो, वहां पे बहुत सारा ट्रेनिंग होता है। लेकिन आप पहले किसी से लिंक्डइन में पूछ लो। मतलब मान लो आपका डोमेन कुछ एनालॉग डिजाइनिंग है। एनालॉग डिजाइनिंग में जो जो आदमी है, उनमें देखो कि किसने किसने कहाँ कहाँ से ये ट्रेनिंग किया है, उनसे एक बार जाके पूछ लो। मैसेज कर डालो, मैसेज डाल के उनसे एक बार पूछ लो कि उन्होंने क्या कहाँ से किया वहां पे। उसके बाद आप जाके इंक्वायरी करो। अब ये हो गया एक फर्स्ट ऑप्शन जो हमने बोला है कि आप बीटेक के बाद ये ट्रेनिंग कर सकते हो। और हम्म। सेकंड चीज है कि जो बहुत लोग होता है कि जो एमएस के लिए अप्लाई करता है। एमएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, मैं मानता हूँ एमएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एमएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो डोमेन है उसमें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपका नॉलेज होना चाहिए। इट इज एज सेम की गेटिंग एमटेक एडमिशन इनटू आईआईएससी बैंगलोर। क्योंकि आईआईएससी बैंगलोर में अगर आप जाओगे तो आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। डायरेक्ट वहां पे होता नहीं है। तो आईआईएससी बैंगलोर में अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आपको एकदम बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो एमएस के लिए भी आपको बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर कोई लोगों का सोच लो कि रैंक थोड़ा खराब हुआ है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वैलिड अगर गेट स्कोर है, गेट स्कोर अगर गेट क्रैक है, अच्छा सा गेट स्कोर भी है, उसके पास अगर बहुत अच्छा इन डेप्थ नॉलेज है। मान लो एनालॉग में, एनालॉग सर्किट थ्योरी और डिवाइसेस, ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ चलता है। ठीक है। अगर सर्किट थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सर्किट थ्योरी में मैं कंट्रोल सिस्टम को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। सर्किट थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका डिवाइसेस। डिवाइसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ग्रेजुअली बहुत ही स्केलिंग डाउन हो रहा है। 10 नैनोमीटर तो पहले था, अभी तो 1.8 नैनोमीटर में इंटेल आ गया। तो बहुत ही छोटा 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 करके हम लोगों को ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। उसके बाद 2 नैनोमीटर आ जाएगा। 2 नैनोमीटर अभी आ भी गया है। 2 नैनोमीटर टीएसएमसी काम कर रहा है। इंटेल भी कुछ कोशिश कर रहा है 1.8 नैनोमीटर पे काम करने के लिए, जिसको वो 18 एमस्ट्रॉन्ग बोलता है। तो ये जो आपका डाउन हो रहा है, उसके लिए आपका डिवाइस फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर देखोगे 18 एंगस्ट्रॉम, उसमें आप और अगर एक सिलिकॉन एटम का अगर आप मॉलिक्यूल देखोगे, तो 5 सिलिकॉन एटम का मॉलिक्यूल मिला के शायद आपका 1 नैनोमीटर हो जाएगा अगर आप कैलकुलेशन करोगे। शायद 1 नैनोमीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आप कैन यू इमेजिन के जो गेट है, गेट के जो सोर्स टू ड्रेन, उसके बीच में आपका सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल रह सकता है। तो ये इतना कॉम्पैक्ट हो चुका है, उसके लिए आपको डिवाइस बहुत अच्छे से जाना है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपको एमएस मान लो कि एनालॉग डिवाइसेस में कोई एक डोमेन में करना है, तो आपको एनालॉग डिवाइस सर्किट थ्योरी, और सर्किट थ्योरी में मैं कंट्रोल भी आप ऐड कर सकते हो। ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। अभी फिर से हम आते हैं आपकी गेट की जर्नी की तरफ। तो बहुत सारे फ्रेशर जो होंगे वो भी देख रहे होंगे जो अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट 2025 का। तो उनके लिए हमें टिप्स चाहिए ही, लेकिन उससे पहले क्या आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया था या कोचिंग किया था? नहीं, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था। और मेरा जब भी प्रॉब्लम होता था तो मैंने मतलब मैं आपसे ही तो बात करता था, आपसे गाइडेंस लेता था। लेकिन मेरा एक ही चीज है कि मैंने जो सेल्फ प्रिपरेशन जब किया था, मैंने कुछ गलतियां की थी। वो गलतियां मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे का जो एस्पिरेंट्स है वो करे। तो मेरा पहला फंडा है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है। अब मोर एंड मोर प्रैक्टिस में आप दो डोमेन में जा सकते हो। एक डोमेन जो है वो है जेन्युइन, आपका कॉन्सेप्ट एकदम जेन्युइन होना चाहिए। आपका जो थ्योरी है वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए। आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद और सेकंड जो चीज है वो है कि जेन्युइन क्वेश्चन कौन सा है। आप एक काम करो, तो जेन्युइन क्वेश्चंस के लिए आप जो गेट का जितना पुराना साल का क्वेश्चन है, अगर आपको कोई बुक मिला,
जहाँ पे आपका पूरा लास्ट ईयर का सब क्वेश्चन दिया हुआ है एक एक करके। उसको मतलब सोच लो कि आप अभी कोई टॉपिक पढ़े हो। मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ रहे हो या मॉसफेट पढ़ रहे हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉसफेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरा जो वीडियोस है मैं वहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं मेंशन भी कर दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारा गेट के लिए। तो अगर आप मॉसफेट या डिफरेंशियल एम्पलीफायर अगर आप देख रहे हो, उसको अच्छे से पढ़ लो। और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद उसके साथ साथ ही जो क्वेश्चंस है गेट का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जितना डोमेन होता है, मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको शायद इलेक्ट्रिकल पे भी मिलेगा, यस, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक में में भी भी है। मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भर भर के मिलेगा। तो आपको 2000, मान लो कि आज 2024 का क्वेश्चन पेपर आ गया, तो आप 2010 तक देख लो। 2010 तक आपको उससे पीछे 15 जाने साल की का जरूरत है, क्वेश्चन वही। मतलब 1988 हाँ हाँ, 19 से। ना 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 ना, आप 2010 तक कर लो, 15 2010 बस साल हो का गया, क्वेश्चन लेकिन आपको। हर एक ब्रांच का। 2015, हर एक ब्रांच का आप देख लो। आप हर एक चीज प्रैक्टिस कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि गेट एग्जाम क्या है। और उसमें भी आपको 14 से 18 तक हम्म। आपका मल्टी नहीं, 14 से 17 तक आपका मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हुआ था। यस यस, चार चार कभी दो दो। था तो आपको मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा कि गेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कॉन्शियसली क्वेश्चन को रीड कर रहे हो। अगर आप गेट में कॉन्शियसली क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। जैसा कि जो मेरा पिछला वाला वीडियो था नेटवर्क थ्योरी में, वहां पे देखना एक डिपेंडेंट सोर्स था, लेकिन उसका पहले क्या क्या था, आप नेगेटिव एपिसोड साइन नाम था। बता उसके सकते हो, बाद कौन सा एपिसोड था? जो लास्ट एपिसोड था, आई अच्छा, थिंक 7 वाला 7, हाँ एपिसोड था। ठीक है। हाँ, उसमें आप अगर देखोगे कि एक डिपेंडेंट सोर्स था, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन पहले था, पॉजिटिव साइन बाद में था। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर वैसा ही अगर आप नॉर्मल डिपेंडेंट सोर्स देखोगे, तो आपका सबकॉन्शियस में हाँ, आप और यही एग्जाम सोचोगे हॉल में ये कि मिस्टेक क्या होता करना। है कि ये नॉर्मली मिस्टेक होता है कि प्लस आपका, माइनस हम हाँ, करते हैं प्रैक्टिस, तो ऐसा ही होता है। आप पहले, क्योंकि पहले अगर आपका प्लस हो जाता और माइनस हो जाता, तो आपका आप एक्चुअल में उसको आंसर तो कुछ जीरो तो लिख ही देते। और वो पॉसिबल ही नहीं होता। करेक्ट। और वो भी मैंने टॉपिक बोल दिया कि आप अगर मतलब गलती कर दिया होते, उसके बाद अगर आप देखते कि एक नोड पे आपका 0 वोल्टेज है और एक जगह से आपका 2 मिली एम्पियर करंट भी फ्लो हो रहा है, मतलब 0 वोल्टेज टू 0 वोल्टेज, आपका 2 मिली एम्पियर करंट कभी भी फ्लो नहीं हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। तो वो आपका एक सीरियस वो वायलेशन था, तो वो आपको क्रॉस चेक भी करना चाहिए। और गेट क्वेश्चंस आप जितना करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि जो आपका गेट का जो टाइम है, वो आप कितना अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ पाओगे और कितना अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करो, और लेकिन ना देख के, मतलब ऐसा है कि मतलब खाता खोल लिया उसके बाद देखा, नहीं, ऐसा नहीं। आप कोशिश करो, आप जितना मटेरियल हो सकता है मटेरियल ढूंढो, लेकिन आप खुद से ही प्रैक्टिस करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यार क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद पीछे का सोल्यूशन देखा, ओ अच्छा ये ऐसा है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आप खुद से ट्राई करो। अगर थोड़ा सा अभी आज अगर थोड़ा सा टाइम लगा, तो फ्यूचर आपका ठीक हो जाएगा। एक एक कहावत है जिसको हम कहते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट गलत है, तो आप 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे, तो भी करेक्ट आपका करेक्ट। जो 1001 वाला क्वेश्चन है उसमें आप नहीं कर पाओगे, अगर आपका कंसेप्ट ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना सही हो जाता है। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि गेट क्वेश्चंस, जितना गेट क्वेश्चंस होता है, आप अगर कोई बुक मिला है, बुक ले लो। अगर बुक नहीं मिला, तो आप मतलब डाउनलोड कर लो हर एक पेपर, उसमें से आप क्वेश्चन ढूंढ ही सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को एक्यूमुलेट करके रखो। आपको जैसे करना है लिखते रखो कि ये ईयर का ये क्वेश्चन ये टॉपिक का है, अब मेरे को ये करना है, आप वो करो। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा? आप अच्छा सा कोई बुक्स पढ़ो, जैसा आपका सेड्रा स्मिथ है, सेड्रा स्मिथ पढ़ सकते हो। उसके बाद आप कोई ना कोई एक एनपीटीएल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, तो कोई ना कोई एक एनपीटीएल वीडियो देखो। और अगर कोई मतलब कोई एकेडमी में पढ़ता है, तो एकेडमी का कुछ वीडियो देख लो, मतलब कंसेप्ट वाला। उसके बाद वो जब हो जाएगा, उसका जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये अगर आप करोगे, तो तभी आपका ये अच्छा होगा। मतलब आप क्वेश्चंस खुद से करने का कोशिश करना। वो ऐसा नहीं कि पीछे का सोल्यूशन है, सोल्यूशन देके आप करोगे, वो गलत है। और आप एक और क्वेश्चंस देख रहे हो। क्वालिटी मुझे नयनदू की याद आ रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये, कि एक ही क्वेश्चन को वो मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व करता था। तो ये भी आपको सीखना है। तो जो अपना नया इनिशिएटिव है, जो हमने स्टार्ट किया है, जिधर नयनदू विश्वास अपने लेक्चर्स दे रहे हैं, उसमें वही वो बता रहे हैं कि कैसे मल्टीपल अप्रोच से आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।
तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल में गेट के जो नए क्वेश्चन है, क्योंकि गेट के क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होंगे बट कंसेप्ट हमेशा रिपीट होगा, तो वो आप उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वो सीरीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नयंदु आपके लिए लाए हैं। मेरा एकदम सिंपल पॉइंट है, अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, आज आप आपके पास टाइम है अभी भी। मतलब आप मान लो कि जून स्टार्ट होने वाला है, जून से नवंबर तक आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना टाइम है? जून से नवंबर तक आपके पास आठ टाइम है, महीना आप हो गया, कंसेप्ट बिल्डअप कर लो। उतना इनफ है जून से नवंबर गेट के तक। लिए। उसके बाद आपके पास दिसंबर है, दिसंबर में अच्छे से आप रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और उसके बाद आपका जो फाइनल है उसमें आप लगातार आप पेपर सॉल्व करो, जो भी करना है कर लो। और उसके बाद लास्ट 15 दिन का हम लोग बाद में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या करना है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो क्या और आप जो टेस्ट सीरीज रिकमेंड करोगे कि टेस्ट सीरीज देना चाहिए, और कितने देना चाहिए? क्योंकि अभी आपको पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी है मार्केट में जिनकी टेस्ट सीरीज होती है, तो कितने इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज हम ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? मैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एक टेस्ट सीरीज काफी है। एक, हाँ। एक टेस्ट सीरीज काफी है। लेकिन आपको पहले कोई जो गेट में जो एकदम बहुत ही अच्छा रैंक किया है, उनसे एक बार बात कर लो, पर्सनली उनसे बात कर लो कि वो लोग कौन सा मतलब टेस्ट सीरीज देते थे। एक्चुअली अभी ये भी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है रैंकर्स दिखाते हैं तो वो पेड होते हैं, अभी ऐसा नहीं है अपने प्लेटफॉर्म जैसा आप कि। आप उनसे बात करो ना। आप उनसे लिंक्डइन में बात करो। लिंक्डइन ये एक एक ऑप्शन ऐसा अच्छा है। प्लेटफॉर्म है जहां से आप सबके साथ बात कर सकते हो। लेकिन और एक अगर टेस्ट सीरीज काफी है, टेस्ट सीरीज देना अच्छा होता है क्योंकि मेंटली आपको ये मिलेगा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो एक एग्जाम के लिए। और उससे लेकिन वहां पहले पे आपको गेट पीवाई क्यू प्रैक्टिस करना है आपको, कॉमन हाँ सब्जेक्ट्स है हाँ हर ब्रांच में, तो वो सब लेना है, तो उसको प्रायोरिटी वो में गेट बहुत पीवाई क्यू है। हाँ वो ये जो 5 महीना बोला वो ये 5 महीने में आप खत्म करो। और एक चीज है कि गेट में ऐसा नहीं होता है कि आप 5 सब्जेक्ट पढ़ जाओ या 6 सब्जेक्ट पढ़ जाओ और आपका जो 4 सब्जेक्ट है ठीक है छोड़ देता हूँ उसमें मेरा मार्क्स उठ जाएगा। वो गलत होता है। मैंने फुल फुल किया था। अच्छा, पूरा मैंने सिलेबस। हर एक सब्जेक्ट मैंने फुल सब्जेक्ट किया था, इसीलिए मेरा शायद मैं एक रैंक में आ पाया था। ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं आता मेरा। ठीक है, मेरे मतलब को फुल और एक साल सिलेबस गेट आपको देना कंप्लीट पड़ता। करना है। मेरा मानो तो फुल सिलेबस कंप्लीट करो। और जो सिलेक्टिव टॉपिक है जैसा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम थ्योरी है, ईएम थ्योरी में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ईएम थ्योरी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसके बाद एंटेना वेव ट्रांसमिशन गाइड। लाइन वेवगाइड, यहाँ से हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपका कभी भी क्वेश्चन और एंटेना मैंने बोला था ना। हाँ तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो सिलेक्टिवली आपको पढ़ना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत ही कम क्वेश्चन आते तो हैं। जैसे अभी सबको पता ही होगा कि एक फ्री इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए, गेट एग्जाम के लिए, खासकर जो लेक्चर यस। सीरीज चल रहे हैं जिसके 7 एपिसोड अब तक आ चुके हैं। अगर आपने एक भी एपिसोड मिस किया है या अभी तक आपको पता नहीं है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उधर जाके आपको सभी एपिसोड देखने हैं। तो अभी नयन, मैं क्या चाहता हूँ, जो भी अपनी पब्लिक है अपना गवर्नमेंट जॉब के, उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो ये इनिशिएटिव का और ये लेक्चर सीरीज का, तो कैसे वो इसको कंज्यूम करे और कैसे प्रिपेयर करे इससे, तो इस पे आपको क्या व्यू है, कैसे करना चाहिए उनको अच्छा। ताकि बेस्ट वैसे उनको रिजल्ट मिले? पहली बात ओ पहली बात, वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ इंग्लिश में ही होगा क्योंकि एग्जाम इंग्लिश में है। ठीक है। जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो गेट कैसे लिखेगा, क्योंकि एक गेट एग्जाम तो आपका सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। आप मुझे तो नहीं लगता है कि गेट का एग्जाम कोई और लैंग्वेज में होता है, हिंदी में या बंगाली में। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये पहली बात है। सेकंड बात है, मैं जो भी वीडियो कर रहा हूँ आप वीडियो देखो। जहां पे भी आपको डाउट लगे आप कमेंट में डालो। आप कमेंट में डालो, आपका कमेंट मतलब आप मैं नेक्स्ट वीडियो में वो छोटा सा रिकॉर्डिंग करके भी मैं डाल दूंगा। आप वहां से देख लेना। नहीं तो अगर पॉसिबल ठीक है है। तो कमेंट और सेक्शन में भी नयंदु आंसर कर देंगे। यस वो मैं कर दूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है। मैं जितना क्वेश्चन हो सकता है मतलब एक हो सकता है कि डायरेक्ट अप्रोच और एक हो सकता है थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच। ये दो अप्रोच कंफर्म आपको मिलेगा। करेक्ट। ये भी हो सकता है कि शॉर्टकट अप्रोच उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आया, तो ठीक है मैं थोड़ा बाद में डाल दूंगा। क्योंकि मैंने अभी भी बोला है कि अभी भी हमारे पास एटलीस्ट 5 to 6 मंथ टाइम है, तो आपको मिलेगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जो जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ आप हर एक क्वेश्चंस को थॉरोली पढ़ो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रिवाइंड करके देखो। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा टेक्निक्स है जैसा कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो यूनिटी गेन बफर का जो एक सर्किट था, वहां पे मैंने कंसेप्ट डाला था कि अगर आपका ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में है और सिग्नल्स अगर डिफरेंशियल है तो जो इन बिटवीन जो करंट सोर्स जो आपका सोर्स डिजेनरेशन कर रहा है या कॉमन मोड रिजेक्शन कर रहा है उसके ऊपर का जो नोड है वो आपका ग्राउंड रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा रहेगा। तो ये जो चीज होता है ये छोटा छोटा चीज
बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट और करेक्ट। आप अब देखोगे, अगर आप ये छोटा छोटा चीज को अगर मिस करोगे ना, उसके बाद जब आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे तब आप ये नहीं कर पाओगे। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ऐसा कुछ हो जाए कि चलो मान लो आज आप ग्रेड क्रैक कर दिए, लेकिन ये जो छोटा चीज है ना, जो मैंने ये दिखाया था कि वो नोड अगर इनको डिफरेंशियल है तो इन बिटवीन का जो नोड्स है वो क्यों जीरो होगा, वो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो आपको कोई इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। मैं आपको हम्म। गारंटी के साथ लिख सकता हूँ कि आप 10 कंपनी में, 10 कंपनी, कोई एक कंपनी में अगर आपको इंटरव्यू का मौका मिला, कोई ना कोई एक कंपनी में आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आज आप प्रिपरेशन कर लोगे तो आपका एमटेक में भी हेल्प होगा। आपका अगर एमटेक में हेल्प होगा तो आपका जो कंपनीज आएंगे उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक और है, सबसे तो इम्पोर्टेंट है ये कि मैं यही मैं नोट्स बताना। बनाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट जो नरेंद्र एग्जैक्टली, बोल रहे हैं, एक एक वर्ड लिखो नोट्स में, कलर पेन यूज करो, बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव वे से नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सको, एग्जैक्टली, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली। वीडियो देखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो मैं आपको एक बात चीज बता सकता हूँ कि जब मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था तब वो साल था 2012। आज हो गया 2024। तो करेक्ट। 2012 से 12 साल। 2024 अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 12 साल तो हो ही गया। 12 से 13 साल भी मतलब 13 साल में हम्म। ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। तो आप देख लो कि इतना साल का मेरा एक्सपीरियंस है करेक्ट, वो बहुत एनालॉग इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसमें क्या हो सकता है ना कि मैं, टाइम भी हमारा लिमिटेड है, अगर मैं 25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा आप भी बोर हो जाओगे। तो मेरे को जितना हो सकता है कि मेरे को एक लिमिटेशन है कि मैं 6 मिनट या 10 मिनट के अंदर मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर मैं हर एक चीज एकदम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करके दिखाऊंगा तो आप खुद ही बोर हो जाओगे। लेकिन इसीलिए क्या है, कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है जो मेरा एक्सपीरियंस से आता है, करेक्ट। आया भी है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसका आप नोट्स बना के उसके बाद उसको आप अच्छे से सोचो। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं सोचोगे और डायरेक्टली मतलब सोचोगे कि नहीं आपको रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाएगा, ये कभी नहीं होगा। और इससे रैंक भी नहीं आएगा। मेरा ये सिंपल सा पॉइंट है। इससे रैंक भी नहीं आएगा। आपको जो भी करना है बहुत ही डिटेल से करना है। ठीक है, और मैं मेरी आज बात मान लो, अगर आप बहुत डिटेल से कर लेते हो, और गेट एग्जाम सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम है, वो 3 घंटा आपका डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कितने दूर जाओगे, क्या करोगे। दैट कैन नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी। वो 3 घंटा आपका थोड़ा खराब भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट सही है, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लोगे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आप एमएस भी कर सकते हो। आप, जो मैंने बोला है कि आप अगर ट्रेनिंग करना चाहते हो कहीं अच्छे जगह में जाके, आप अगर ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग करने के बाद भी आप ये कर सकते हो। अगर आप लोग, अगर आप कोई भी चीज बहुत डिटेल से पढ़ोगे, अगर आप कोई भी चीज, उसके बाद अगर आप छोटा भी जो ट्रेनिंग मैंने बोला है वो भी कर लोगे, तो वो आपका डिटेल को आप एम्फोसाइज कर सकते हो। वो आप जब जॉब में जाओगे वो बहुत काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब में अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू विल बी रिकॉग्नाइज, और उसके बाद आप काफी आगे निकल सकते हो इन टर्म्स ऑफ, मतलब मैं प्रमोशन प्रमोशन का बात कर रहा हूँ, अप्रेजल या सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, मतलब कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से करो ताकि वो आपको फ्यूचर में हेल्प। और सबसे और सर इम्पोर्टेंट है बोलिए। कि अभी आपको चाहिए रैंक। ठीक है, हर एक को रैंक निकलना है गेट में। तो रैंक अगर निकलना है तो उसके लिए जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में आगे मैं रिपीट करूंगा, नए क्वेश्चन आने वाले हैं। कंसेप्ट सेव हो गए बट क्वेश्चन नए होंगे। और यही जो आपका थॉट प्रोसेस है तो वो आपका डेवलप होगा अगर ये आप लेक्चर देखोगे, क्योंकि नरेंदु बहुत अलग अलग एंगल से एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को हिट कर रहे हैं और बहुत सारे अप्रोच आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थॉट प्रोसेस डेवलप करो, फिर रैंक डेफिनेटली आपका आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और बाकी भी टिप्स वगैरह हम देते रहेंगे आगे। और खासकर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है अपॉर्चुनिटी, मतलब आप सीख सकते हो तो सीखो। हाँ बोलिए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, अगर आप देखोगे कि बहुत सारा पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मैं इतना सारा पॉइंट्स मैं बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्री है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो अगर आपका जो थॉट प्रोसेस के बारे में जो अभी निकुम सर ने बोला है, वही जो थॉट प्रोसेस है उसमें अगर आप स्ट्रेस फ्री हो, इफ यू आर रियली स्ट्रेस फ्री, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस फ्री हो तो, अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो तो आपका माइंड बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अगर आपका माइंड बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तो आप परफॉर्मेंस भी बहुत ही लिमिटेड करोगे। करेक्ट करेक्ट। तो आई होप आप समझ गए हो कि स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस फ्री के लिए अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए भी हम लोग आपको बता सकते हैं, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। आप दिन में नहाते हो, आप आपका बॉडी क्लीन करते हो, ठीक है, आप आपका ब्रेन जो है उसको क्लीन करने के लिए 5 मिनट नहीं दे सकते हो। आप इतना दिन सांस लेते हो, मतलब चौबीसों घंटा सांस लेते हो, बॉडी को हर सेल्स को एक्टिव करने के लिए आप 20 मिनट या 30 मिनट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट, तो बहुत ही अच्छा ये पॉइंट सब है। करते करते ही ना आप स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी पसंद नहीं करते हो
तो आप फिजिकल एक्टिविटी की जगह पे आप सिर्फ मेडिटेशन करो 5 मिनट। और वो भी अगर आपको कोई वीडियो का लिंक चाहिए या आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी हम लोग बता देंगे कि एक मेथड है सहज समाधि करके, उसमें आप बहुत ही इजीली आप मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन इज जस्ट टू डी कंसंट्रेट। आप पूरा दिन कोई ना कोई चीज में कंसंट्रेट करते हो, वो 5 मिनट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अपने साथ खाली उसमें बैठना देखना है। आपका ब्रेन का जितना टॉक्सिक थिंग था या जो भी था सब कुछ रिलीज हो जाएगा। अब बस अपने आप से साथ खाली बैठना है और कुछ नहीं करना है। आप देखना कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्ट्रेस है, फियर है, आपका हर चीज चला जाएगा। और जिनको तो फिजिकल मैं यही एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा कि पसंद है, कंपलसरी स्ट्रेस नहीं है, इज यही द एक ऑप्शन बिगेस्ट है। एनिमी। आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, कोई भी आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो खेलो, बाहर जाओ। क्योंकि लंबी जर्नी लंबी है गाइस, आठ बट महीने आपको इंडोर देना है, तो इंडोर 8 महीने स्पोर्ट्स आपको नहीं। मेंटली और फिजिकली फिट रहना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नरेंद्र बता रहे हैं, मेडिटेशन हो गया या एक्सरसाइज हो गया। और एक चीज है, गेम्स का मतलब वो मोबाइल गेम्स नहीं, कोई आउटडोर आउटडोर गेम्स। गेम। आप साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, वो ठीक है। लेकिन आप वो मतलब इंडोर गेम्स मतलब जो आपका मोबाइल है उसमें कुछ मत करो। आप कुछ और करो, आप बरामदा में वॉकिंग करो, कुछ और करो, जो भी करना है आपको मन चाहे वो करो। लेकिन मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या आप स्ट्रेस में हो तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाता है। और यही मेरा प्रॉब्लम हुआ था पहले कुछ सालों में कि मैं बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। जो लास्ट हम्म। फाइनल ईयर था उसमें मेरे को निकुंज सर ने बोला था कि तू जस्ट फियरलेस रहे, क्या हो सकता है इससे बुरा और क्या हो सकता है तेरा लाइफ में, तू जस्ट फियरलेस होके तू एग्जाम दे। और मेरा, अब मानोगे नहीं कि उस साल हो गया था और सब कुछ एकदम सही गया था क्योंकि मैं फियरलेस था। हाँ। करेक्ट करेक्ट। और मेरा जो समस्या था जिसके लिए मेरे को गेट इतने साल देना पड़ा वो बेसिकली ओवर थिंकिंग था। मैं हमेशा एक पैनिक पैनिक में था या स्ट्रेस में था कि मेरा अगले साल होगा कि नहीं। तो उसके बाद जब 2018 के बाद मैंने निकुंज सर से थोड़ा बात किया था तो सर ने मुझे बोला था कि देख, तेरा इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। क्या होगा मैक्सिमम अगले साल नहीं होगा, लेकिन तू अगर अपने लाइफ से ये स्ट्रेस को हटा के तू फियरलेस बन के तो अगर मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यू करता है और कैरी फॉरवर्ड करता है तो तब तेरा अच्छा ही होगा। अगर तू स्ट्रेस को निकाल सकता है और ये सोचना है उससे बुरा और क्या हो सकता है, जो अभी तू जैसी हालत में है ये तो ऑलमोस्ट मतलब यही है ना। तो उसके बाद जब 2019 में गेट हो गया उसके बाद मेरा लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया। मेरा गेट भी क्लियर हो गया, मेरा आईआईटी खड़गपुर में भी एडमिशन हो गया। तो मैंने उस दिन ही समझा कि यार आपका जो स्ट्रेस है और जो ओवर थिंकिंग है उससे आपका प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा घट जाता है। और अगर आप गेट देने जा रहे हो तो आप आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ही एकदम टॉप मोस्ट लेवल में होना चाहिए। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। करेक्ट करेक्ट। और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस तब होगा जब आपका कॉन्सेप्ट होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा जो वीडियोस है वो आपका एज अ कैटलिस्ट काम करेगा कि आप कंसेप्ट तो पढ़ रहे हो लेकिन हमारा वीडियोस जो है वो अगर आप देखोगे तो आपका जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा कैटलिस्ट, थोड़ा सा और एनहेंसमेंट होगा, उसमें आपका प्रैक्टिस भी अच्छा रहेगा। उससे आपको प्रायोरिटी मतलब जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी में आपका उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी एथलीट्स को ले लो, कोई भी एथलीट्स, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी को ले लो या आप किसी को भी ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो या विराट कोहली को ले लो, वो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो बैटिंग प्रैक्टिस होता है बहुत ज्यादा धूप में 2-3 घंटा प्रैक्टिस करता है। इसीलिए देखते हो आप मैच में जब जाता है कोई बॉलर 150 में बॉल कर रहा है, कोई बॉलर बहुत ज्यादा स्पिन कर रहा है, लेकिन दे आर फियरलेस क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करके आया हूँ ना। तो ऐसा ही होता है जो प्लेयर्स होता है ना, ये प्लेयर्स लोगों के साथ हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारा इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट देखते हैं। तो सब प्लेयर के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। इट्स नॉट इजी टू हैव प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी एट द सेम टाइम, लेकिन सबके पास कोई ना कोई प्लान रहता है। तो इसीलिए सबको पता है कि अगर ये फेल हुआ तो ये होगा। लेकिन ये जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो बनाया इसके लिए उसको कितना घंटा हार्डवर्क करना पड़ा, पेन एंड पेपर में भी कितना हार्डवर्क करना पड़ा, ये भी तो एक बहुत बड़ा बात है ना। और उसके बाद उन लोगों का इतना धूप में 40 डिग्री 45 डिग्री हीट में भी वो लोग प्रैक्टिस करता है, नेट प्रैक्टिस करता है। तो उनका भी एक बार सोचना चाहिए कि इतना प्रैक्टिस करता है, इसीलिए आप देखते हो कि धोनी जब एक सिक्स मारता है तो कितना बड़ा सिक्स हो जाता है, क्योंकि वो उतना प्रैक्टिस करता है। आई होप ये जो मेरा पॉइंट है इसको आप कोरिलेट कर पाए। अब इसको आप जस्ट ट्रांसफर कर देना आपका जो प्रिपरेशन है। एंड मेरे तरफ से निकुंज सर के और हमारे पूरे अपना गवर्नमेंट जॉब से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो बहुत ही आज अच्छे से अपना आप काम करना।
आज अपना एपिसोड नहीं आ पाया क्योंकि पॉडकास्ट लेना था, तो नेक्स्ट संडे से फिर से एपिसोड्स कंटिन्यू होंगे। प्रॉपरली आपको देखना है और लाइक करना है वीडियो को, और सर को भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। कुछ भी क्वेरी हो, हम है इधर, ठीक है। हमेशा आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली सिलेक्शन जो है वो हो रहा है अपना गवर्नमेंट जॉब के, और गेट के लिए भी अभी इनिशिएटिव हमने लाया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, आप अच्छे से इसका फायदा लो। तो थैंक यू सो मच नयनडू, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू एवरीवन। ठीक है। बाय। थैंक यू।